Good morning, students. Today we start our Cold War third part. म्हणजे आज आपण शीतयुद्ध या प्रकरणाचा तिसरा भाग आपण अभ्यासायला सुरू करणार आहोत. या भागामध्ये आपण प्रामुख्याने नाटो, ऑजियस, सेंटो, वारसा हे करार अभ्यासणार आहोत. इन दिस today's lecture we study about NATO, Aegis, सीटो, सेंटो एंड वारसा पैक्ट का स्टडी करने वाले बेसिकली. इसमें हम क्या देखें, फर्स्ट नाटो के बारे में हम देखेंगे. NATO is the North Atlantic Treaty Organization found in 1949. म्हणजे नाटो या संघटनेची माहिती आपल्याला अभ्यासाची आहे. नॉर्थ अटलांटिक म्हणजे उत्तर अटलांटिक समुद्राच्या काठावरच्या या 29 देशांनी केलेला हा एक करार आहे. in NATO pact treaty 29 countries are included. Why this treaty created? ये करार केला का? तर त्याचं प्रामुख्याने कारण असं सांगितलं जातं तर सोव्हिएत रशियाच्या विस्तारवादी धोरणाला विरोध करण्यासाठी या 29 देशांनी आपल्या संरक्षणासाठी हा करार केलाय. युरोपियन कंट्रीज फ्रॉम द expansionist policy of the Soviet Russia. In these 29 countries, नॉर्वे म्हणजे 29 देशामध्ये कोण कोण होतं? नॉर्वे, फ्रान्स, इटली, डेन्मार्क, ग्रेट ब्रिटन, अमेरिका, नेदरलँड, पोर्तुगाल, तुर्कस्तान, वेस्ट जर्मनी, ग्रीस, बेल्जियम, कनाडा, आइसलैंड, लुझेनबर्ग, स्पेन. इतनी सारी कंट्रीज इस पैक्ट के अंदर आती. इन दिस पैक्ट सम रूल्स कह सकते हैं या ट्रीटी थी. याच्यात काही प्रामुख्याने करार होते. महत्वाचा करार कलम कोणती होती तर यामध्ये काय होतं, सर्वात महत्वाचा कलम असं होतं तर जर या नाटो करारातील कोणत्याही एका किंवा त्यावरून अधिक देशांवर जर कोणी आक्रमण केलं तर ते देश, सर्व 29 देश त्या आक्रमणकारी देशाला विरोध करतील आणि जगात शांतता आणि सुरक्षितता टिकवण्यासाठी ते प्रयत्न करतील. आणि आपापसात जर वाद झाले तर ते विचार विनिमयाने सोडवतील. हा सर्वात महत्वाचा करार यामध्ये होता. इन दिस ट्रीटी an attack on any of member countries of alliance would be treated as the attack on the all member countries. अगर किसी एक ने अटैक किया है, एक के ऊपर अटैक किया तो समझा जाएगा सभी कंट्रीज के ऊपर एक अटैक है. ऑल ऑफ मेंबर्स ऑफ कंट्री विल ट्राई टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी. सेम टाइम क्या है, यहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो क्या करेंगे, पीस एंड ट्रीटी सिक्योरिटी मेंटेन करने का काम करेंगे. और एनी ऑफ म्यूचुअल इश्यूज, अगर इनके बीच ही कुछ इश्यू हुआ तो म्यूचुअल इश्यूज डिस्कशन के साथ सॉल्व किया जाएगा इस ट्रीटी के अंदर. ये इंपॉर्टेंट था. अब इसका मेन सेंटर बना है, नाटो का हेडक्वार्टर है पॅरिस. मुख्य ठिकाण कोणतं बनलंय तर पॅरिस म्हणजे फ्रान्सची राजधानी. और इथे सगळे महत्वाचे करार किंवा नियंत्रण कोणाचं होतं तर ते होतं अमेरिकेचं. हेडक्वार्टर इन पॅरिस बट टोटल कंट्रोल ऑफ दिस नाटो ऑर्गनायझेशन इन अमेरिका. अमेरिका इज अ मेन इंपॉर्टेंट कंट्री इन दिस नाटो ऑर्गेनाइजेशन. और इसको अपोज करने के लिए, नाटो को अपोज करने के लिए सोवियत रशिया ने भी सेम ऐसे ट्रीटी बनाई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था. उसका नाम दिया है वारसा ट्रीटी. क्या बना है? वारसा. इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे. उससे पहले हम देखेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे, एंझुस ट्रीटी के बारे में हम यहाँ पे देखें. म्हणजेच एंझुस कराराच्या बाबतीत आपण अभ्यास करणार आहोत. 1 सप्टेंबर 1951 ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलैंड and United States of America
ए फॉर अमेरिका, एन-जेड फॉर न्यूजीलैंड, यूएस फॉर अमेरिका। इन तीनों के नाम से एनजेस ये नाम आया है। अब इसमें 3 कंट्री इम्पॉर्टन्स है, तीनों ने मिला के एक ट्रीटी ऑर्गनाइज केली, म्हणजे या तिघांच्या आद्य अक्षरावरून या कराराला एन्झुस करार असं म्हणतात. आता या तिघांनी पॅसिफिक महासागराच्या संबंधित हे 3 देश आहेत. पृथ्वी गोल है पहा, हमारा अर्थ राउंड शेप में है, अमेरिका इस साइड से तो ऑस्ट्रेलिया अनदर साइड से, अगर हम मैप में देखें तो राइट है। लेकिन अगर मैप राउंड कर दिया, अर्थ को राउंड शेप में देखा जाए तो दोनों में डिस्टेंस कम है, तो दोनों के बीच में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका के बीच में क्या है, सिर्फ पैसिफिक, जो हम पैसिफिक है वही है। अब इन तीनों कंट्रीज ने साथ में मिला के एक ट्रीटी यानी एक करार किया था। किस लिए किया था? सेल्फ सिक्योरिटी के लिए किया था। इसलिए किया था, सेल्फ सिक्योरिटी के लिए एक किया था। इस वजह से इसे कहा जाए थ्री वे ऑफ डिफेंस पैक्ट भी कहा जाता है पैसिफिक रीजन का। क्या कहा जाता है इंग्लिश में? थ्री वे ऑफ डिफेंस पैक्ट, यानी कि मराठीमध्ये पॅसिफिक मधील त्रिपक्षीय संरक्षण करार म्हणतात. म्हणजे पॅसिफिक महासागराच्या संदर्भातील 3 प्रमुख देशांनी केलेला हा एक करार आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर काय, दुसऱ्या महायुद्धानंतर चाललेल्या परिस्थिती पाहता साम्यवादापासून देशाचं रक्षण व्हावे म्हणून अमेरिका आणि न्यूझीलंड अमेरिकेशी हा केलेला हा करार होता. आता न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया ही कॉमनवेल्थ म्हणजे राष्ट्रकुलीन देश आहेत. म्हणजे ब्रिटिशांचे कधीतरी तिथे आधिपत्य होतं, त्याला म्हणायचं राष्ट्रकुल, जिसके ऊपर कभी ना कभी ब्रिटिशों का कंट्रोल था, उसको कहा जाएगा कॉमनवेल्थ. उस कॉमनवेल्थ में कि किसी कंट्री ने अमेरिका से अलग किया हुआ फर्स्ट क्या आहे फॅक्ट आहे. म्हणजे त्यांच्या ब्रिटिशाच्या आधिपत्याखाली असलेल्या देशांनी वेगळे होऊन अमेरिकेशी केलेला हा एक पहिला करार म्हणून या कराराकडे पाहिलं जातं. आणि यांना काय करायचं होतं? या कराराचं महत्व काय? तर संरक्षण मीन्स इम्पॉर्टंट. व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट ऑफ दिस पॅक्ट? दिस इज द इम्पॉर्टंट फॉर सेल्फ सिक्युरिटी, म्हणजे स्वतःचं संरक्षण महत्वाचं आहे. सेम टाइम फ्रांस एंड यूएस इम्पोर्टेंस, नाटो के अंदर जो बढ़ रही है या ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बढ़ रही है उसको कंट्रोलिंग करने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही है. सेम टाइम चाइना में जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आई है वो न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया तक ना आए, इसके लिए भी ये ट्रीटी या करार इंपॉर्टेंट था. अब उसके बाद देखना है सेटो 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 यानी साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. क्या इसका मतलब? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. इस ट्रीटी के अंदर कौन कौन है? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, थाईलैंड एंड फिलीपाइंस कंट्रीज इंपॉर्टेंट है. कौन कौन सी कंट्री है? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. ओके, अब यहाँ पे 3 कंट्रीज बड़ी है, पाकिस्तान, थाईलैंड एंड फिलीपाइंस. 3 कंट्रीज बड़ी है और इनके बीच 8 सितंबर 1954 में ये पॅक्ट हुआ है या ट्रीटी हुई. म्हणजे यांच्यामध्ये या देशामध्ये 8 सप्टेंबर 1954 साली करार झालाय. कशासाठी झालाय? आग्नेय आशियातील राष्ट्रांच्या संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून मनिला ही फिलिपाईन्सचं महत्वाचं ठिकाण आहे, या ठिकाणी हा करार झाला. मेन एम ऑफ दिस ऑर्गनायझेशन टू सिक्युरिटी ऑफ इन फिलीपाइंस, थाईलैंड एंड पाकिस्तान सिक्योरिटी. इन मनीला, फिलीपाइंस इंपॉर्टेंट कंट्री, वहां पे ये ट्रीटी हुई थी. अब उसके बाद जो इम्पैक्ट ये ट्रीटी हुए, इससे एशियन कंट्रीज की सिक्योरिटी का ना इंपॉर्टेंट यहाँ पे रीजन बनाया गया है. सेम टाइम कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी वो स्प्रेड हुई, रोकने का भी काम ये इसके थ्रू करना चाहते हैं. और सेम टाइम जो नाटो में रूल था, अगर किसी एक कंट्री पे अगर किसी ने इम्पैक्ट किया तो अनदर कंट्रीज भी उसके ऊपर अनदर कंट्री पे उसका ऊपर अटैक किया ऐसा समझ के उसके ऊपर सभी कंट्रीज अटैक करेंगे. इसके लिए ये ट्रीटी थी.
इसके लिए ट्रीटी करना किया गया है, की गई थी। अब इसमें क्या होता, तो ग्रुप बना के जो अगर किसी ने अटैक किया तो उसे अपोज करने का काम किया जाएगा। सेम टाइम सोशल एंड इकोनॉमिकल सपोर्ट चाहिए होगा तो उसको भी सपोर्ट करने का काम किया है। बट यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। क्या है, इस ट्रीटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। क्यों? क्योंकि इस ट्रीटी के अंदर अगर ये कहा गया साउथ ईस्ट एशिया के लिए है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया के लिए ट्रीटी है, फिर भी यहाँ पे 3 कंट्रीज है, थाईलैंड, पाकिस्तान एंड फिलीपाइंस। अनादर कोई भी कंट्री जिस ट्रीटी में पार्टिसिपेट नहीं थी। और बाकी जो बच्चे कूचे थे वो वेस्टर्न कंट्रीज थी, इंग्लैंड है, फ्रांस है, अमेरिका है, वेस्टर्न कंट्री है। और ना ही इनका ये ज्योग्राफिकल ना ही हिस्टोरिकल इन कंट्रीज के साथ कभी रिलेशन आया है। तो इतनी दूर होके भी ये ट्रीटी बनाई गई थी, लेकिन ये ट्रीटी वैसे ही कमजोर थी, कमजोर भी थी और दूर भी थी। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई तो इमीडिएटली सपोर्ट यहाँ पे मिलना पॉसिबल नहीं था। इसके लिए सेटो के जो हेड क्वार्टर था वो थाईलैंड में था, और जिस थाईलैंड में था, और जिस ये ऑर्गेनाइजेशन के पास खुद की आर्मी भी नहीं थी। तो 1973 में इस नाटो सेटो ऑर्गनायझेशन से म्हणजे 1973 साली या ऑर्गनायझेशन मधून पाकिस्तान बाहेर पडलाय. पाकिस्तान लेफ्ट दिस ग्रुप इन 1975. फ्रांस 75 में फ्रांस ने भी जो इकोनॉमिकल सपोर्ट दी जा रही है सेंटो को वो रोक दी गई है। और इस वजह से 30 जून 1977 कब 30 जून 1977 में ये ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व की गई, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। पाकिस्तान चला गया, फिलीपाइंस थाईलैंड 2 ही कंट्रीज बनी, साउथ ईस्ट की 2 ही कंट्रीज बनी। इस वजह से इसे सपोर्ट ना मिलने की वजह से 1977 साली ही ऑर्गनायझेशनचं विसर्जन, संघटनेचं विसर्जन करण्यात आलं। त्यानंतर पुढचं पाहायचं आपल्याला सेंटो करार, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गनायझेशन। सेंटो करार म्हणजे काय? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गनायझेशन या कराराची आपल्याला माहिती अभ्यासायची आहे। अब सेंटो करारामध्ये काय येतं, तर सेंट्रो करार हा बगदाद करार म्हणून देखील ओळखला जातो। इक्विव्हॅलेंट नेम ऑफ द सेंटो करार इज बगदाद पैक्ट, मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? मिडल यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ईस्ट के बारे में मेंटो का कहा जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन कब बना है? 24 फेब 1955। क्या आहे? 24 फेब्रुवारी 1955 साली हा करार बनलेला आहे। यामध्ये या करारामध्ये इराण, तुर्कस्तान एंड इराक इन 3 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद इंग्लैंड भी इसमें पार्टिसिपेट बना है, पाकिस्तान भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना है। सेम टाइम अमेरिका भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना है। इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट रोल क्या है? तो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी इशू को सामने रख के बनाई गई है। सेम यहाँ पे रूल भी है, अगर किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक हुआ तो सभी कंट्री उस कंट्री का अपोज उस कंट्री के ऊपर अटैक करेंगे, ऐसा कहा जाता था। लेकिन 1958 में आफ्टर 3 इयर्स म्हणजे फक्त 3 वर्षानंतर इराकमध्ये नवीन सरकार आलं, न्यू गव्हर्नमेंट इस्टॅब्लिश हुई, और इराक में जो क्या कह सकते रिवोल्यूशनरी थे, उन्होंने क्या किया है, जो इराक में जो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए क्या सकते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज को सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व किया है और यहाँ पे न्यू गवर्नमेंट बनाने का काम किया है। और इस न्यू गवर्नमेंट ने बगदाद ट्रीटी को अपोज करने का काम किया है। इस वजह से 1959 में आफ्टर 1 इयर्स म्हणजे 1959 साली या करारामधून इराक हा देश बाहेर पडले। त्यानंतर बगदाद कराराचे सेंटो करारामध्ये रूपांतर झाले।
नंतर या कराराचं रूपांतर कशात झालं? बगदाद ट्रीटी कन्वर्टेड इन सेंटो ट्रीटी, और इसका हेडक्वार्टर जो बगदाद में था वो चला गया बगदाद से तुर्कस्तान, अंकारा, इस प्लेस पे चला गया। और वहां पे जाने के बाद वहां पे ये इसका मेन एम क्या है? तो यहाँ पे भी सोवियत रशिया की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो स्प्रेड हुई है उसके रोकने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा। और अमेरिका ने इस ट्रीटी के जो मेंबर्स थे उनको इकोनॉमिकल और सेम टाइम आर्म वेपन्स का सपोर्ट करना स्टार्ट किया। सोवियत जो रशिया था, अगर इसने किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक किया तो ये लोग क्या करेंगे? सबको अपोज करेंगे। ऐसा इस ट्रीटी का मेन रोल था। इसके बाद लेकिन अगर अगर किसी के ऊपर अटैक किया, क्या है, किसी ने इस ट्रीटी यहाँ पे अटैक किया, लेकिन ऐसी चारों कंट्रीज थी, इनकी यहाँ पे इनकी कुवत ही नहीं थी किसको अपोज करें, इनके पास इतने पावर ही नहीं थी, ये प्रॉब्लम थी। इस वजह से जो ग्रेट ब्रिटेन था एक ही इतना पावरफुल कंट्री इसमें इनके बीच में थी सेम टाइम, और इनकी डेवलपमेंट के लिए अमेरिका के पास भी इतना टाइम नहीं था जो इनकी डेवलपमेंट इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करने के लिए हेल्प करे, इतनी इनके पास भी टाइम नहीं था। तो इस वजह से इनकी ये प्रॉब्लम स्टार्ट वैसे ही रही, और इस वजह से इनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स थी। ईरान है, तुर्कस्तान है, पाकिस्तान है, इनके इंटरनल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी थी। इस वजह से इनको भी इनकी प्रॉब्लम्स, इंटरनल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में ये क्या होते थे? बिजी रहते थे। तो इस वजह से कुछ दिनों के बाद ये ऑर्गनायझेशन भी डिसॉल्व करनी पडी, यानी की थोड्या दिवसानंतर हे ऑर्गनायझेशन देखील काय करण्यात आली? थांबवण्यात, म्हणजे विसर्जित करण्यात आली। आता हे झालं अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालचे देशांचा करार। आता आपल्याला पाहिजे पुढच्या लेक्चरला आपण अभ्यासणार आहोत ते म्हणजे सोव्हिएत रशियाच्या नेतृत्वाखालचे करार, याचा आपण अभ्यास पुढच्या लेक्चरला करणार आहोत। धन्यवाद।